नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज वैसे तो दायरे में कामकाज था फर्स्ट हाफ से, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते इंडेक्स में एक बढ़िया रिकवरी आई फ्रंट लाइन इंडेक्स में, निफ्टी में रिकवरी आई, सेंसेक्स में रिकवरी आई, निफ्टी बैंक भी रिकवर होकर फ्लैट बंद हुआ। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी तेज़ रिकवरी नहीं थी, मिड कैप स्मॉल कैप दबाव के साथ ही बंद हुए। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट्स देखेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स में तो बढ़िया रिकवरी थी लोअर लेवल से और हर निशाने बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% नीचे बंद हुआ, रिकवरी के बाद भी 1/4% नीचे बंद हुआ। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% के आसपास बिकवाली में बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ इंप्रूव ज़रूर हुआ, एडवांसेस के फेवर में आया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था। 50-50 का रेशियो मान लो या आप कह लो 60-40 के रेशियो में आज बाजार कामकाज कर रहा था। फर्स्ट हाफ के जो स्टार परफॉर्मर थे सेकंड हाफ में टूटते हुए दिखाई पड़े। मिसाल तौर पे पहले हाफ में आईटी में स्ट्रेंथ थी थोड़ी बहुत, तो टीसीएस ने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया आज ही। लेकिन सेकंड हाफ तक आते थे मिड कैप आईटी में प्रेशर था ही, परसिस्टेंट, कोफोर्ज में वो फंड रेजिंग का खबर और बाकी केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, इन सब में बिकवाली थी ही, वो ही एक्सटेंड करके अब लार्ज कैप में भी आ गई। तो इन्फोसिस जो कंट्रीब्यूटर था या जो बहुत हद तक टीसीएस संभाल रहा था वो टूट गया। तो आईटी से प्रेशर आया। आज खरीदारी थी ऑटो में, तो बजाज ऑटो, एम&एम अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा था। एफएमसीजी आज बैकफुट पर था, तो थोड़ा प्रेशर वहाँ पर था। अदानी समूह के अंदर बिकवाली थी कुछ बज़ के बीच में, वहाँ पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, न्यूज़ फ्लो ड्रिवन कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जैसे कोफोर्स था, न्यूज़ फ्लोज की बातचीत थी, वो क्यूआईपी में 3200 करोड़ रुपये जुटाने थे उनको, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। वहाँ पर 7-8% तक की बिकवाली कोफोर्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के बीच में कामकाज था। मूव था आज टाटा मतलब मेटल में, तो उसमें टाटा स्टील, नालको, हिंडाल्को, सेल, हिंदुस्तान कॉपर और जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये सब के सब आज चल रहे थे। पावर से टाटा पावर चल रहा था, टाटा मोटर्स चल रहा था। सो टाटा ग्रुप की इन सब शेयरों में खरीदारी थी। बिकवाली टाटा इन्वेस्टमेंट में एज यूजुअल चली रही है लगातार। सो जहाँ से शुरू हुआ वहीं आ गया वापस। 6,000 रुपये से 6,700 शुरू हुआ था, 6,700 पे वापस टाटा इन्वेस्टमेंट पहुँच भी गया। इसके अलावा बाकी बाज़ार अब ट्रिगर्स का वेट ही कर रहा है, जो अब नए ट्रिगर्स हैं। अभी तो वो मीटिंग शुरू होने वाली है फेड की, इन रेट कट में तो कुछ होना नहीं उसमें, लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है, तो वो पार्ट को बाज़ार अभी कीनली वॉच कर रहा है। विद टाइम आगे अर्निंग्स भी शुरू हो ही जाएंगी अप्रैल की। अभी तो एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जाएंगे आगे, फिर धीरे धीरे एक्सपायरी और एक्सपायरी के बाद फिर हम अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। सो ब्लॉक डील का सिलसिला थोड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि हम वो उसमें चले जाएंगे साइलेंट पीरियड में, तो ब्लॉक डील्स बंद हो जाएंगी कुछ दिन के लिए। सो इस तरह से कामकाज हो रहा है। तो उससे पहले कुछ बड़ी ब्लॉक डील अभी आने की बातचीत भी है मार्केट में, तो शायद वो बड़ी ब्लॉक्स के ऊपर आप नज़र रखना। तो ब्लॉक डील सीज़न रहेगा अभी कुछ दिन तक, लगातार ब्लॉक्स आते रहेंगे, लेकिन वो अर्निंग सीजन के आसपास आके वो भी बंद हो जाएगा। सो फिर इलेक्शन है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे चल के अवेटेड हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मूड माहौल है, मतलब आज आशीष बहेती जी मौजूद थे, उनसे पूछा था मैंने कैसा लग रहा है मार्केट, तो उनका यही जवाब था कि बाज़ार में एटलीस्ट निफ्टी में तो डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उसे कैरी करने वाले हैंड्स हैं, लाइक रिलायंस था सपोर्ट के लिए, या बैंक्स थे सपोर्ट के लिए, या एटलीस्ट आईटी था सपोर्ट के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर वीकनेस थोड़ी प्रिवेल कर सकती है, कि वहाँ पर बैंक्स में दो ही बैंक चल रहे थे, एक्सिस और आईसीआईसीआई। सो सिचुएशन वाइज बेटर साइड पर पोजीशन एटलीस्ट निफ्टी है कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के। 22,200 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। 21,900 का एक स्टॉप लॉस रख के चलने के लिए उन्होंने कहा था कि आप 21,900 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं 22,200 के टारगेट्स के लिए। तो ये राय आशीष बहेती साहब की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी निफ्टी को लेकर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आना शुरू हुआ है वो है, सर आई एम होल्डिंग एलिकॉन शेयर्स 1003। गुड है सर, अगर मतलब आपने कुछ आगे लिखा ही नहीं तो यही बोलूँगा अच्छी कंपनी है, होल्ड करिए। मतलब इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ क्लास कंपनी, नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे इसके, बट क्योंकि चला बहुत है सो ब्रीदर भी लेगा ही उतना ही, तो ब्रीदर लेने दीजिए। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का कंपनी है, आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं सो फार। तो ओके सर, सर श्री दिग्विजय सीमेंट ने पिछले साल डिविडेंड अनाउंस किया था जिसकी एक्स डेट आज नहीं आई। मतलब मुझे आइडिया नहीं रियाज साहब इतना लंबा कि ये इसमें
इतने लंबा डिविडेंड इन्होंने बोला हुआ और इसकी यील्ड नहीं, मतलब इन्होंने डेट नहीं दी होगी, चांसेस कम है वैसे तो इसके, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्रॉस चेक करके बता पाऊंगा, ये तो मैं आउटराइटली नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो कंसर्न है। ये तो डिविडेंड कैंसिल किया होगा उन्होंने, अगर कैंसिल नहीं किया है तो डेट आई होगी, आप स्किप कर गए होंगे। सो एक चीज़ तो हुई है, लेट्स सी, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी के लिए मेरे पास की ज़्यादा जानकारी है नहीं एटलीस्ट। सर प्लीज़ शेयर व्यू ऑन जेंसार टेक्नोलॉजीज, आई हैव 100 शेयर्स एट 510। पीयूष जी देखो, जेंसार के इसमें 230, 220 या 240 की रेंज में कहीं प्रमोटर ने बहुत एक्सेसिवली बाय किया था। उसके बाद वो एक तरफा चला था, 600 650 तक भी गया था, शायद उसके भी ऊपर तक गया था। फिर वापस अब ये मिड कैप आईटी की बिकवाली में नीचे आ गया। उस टाइम मिड कैप आईटी का एक टेलविंड भी उसको मिल गया था, लेकिन आज वापस 580 590 के जोन से पहुंच गया है। सो अभी खरीदारी से तो एटलीस्ट ऊपर ही कामकाज कर रहा है। अभी तो आप एटलीस्ट बने रहो। इट्स अ गुड कंपनी, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और नए मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ है। जो 2 क्वार्टर पहले, हाँ शायद 2 क्वार्टर पहले इनकी नई मैनेजमेंट आई है, तो उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर ही बहुत अच्छे थे। और बात भी हुई थी उनसे, ये पूछा गया था कि आप इतने चैलेंजेस हैं आपके सामने जब आए थे तब, तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे और एक्सपैंड भी करेंगे, और तब से वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करके एक्सपैंड भी कर रहे हैं। सो आप बने रह सकते हो सो फार तो। और वेट एंड वॉच, नंबर्स को देखिए। अभी तो मिड कैप आईटी टूट रहा है, क्योंकि चला बहुत था, तो ठीक है थोड़ा नीचे आने दीजिए। आपको अच्छा मौका मिले नीचे, आपके भाव से नीचे कहीं आने का, तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो आप बने रहो, एंड वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। मिड कैप आईटी के नंबर्स पहले ही आएंगे वैसे भी अप्रैल के फर्स्ट में, सो फर्स्ट हाफ में मतलब, तो आप उस समय देख लेना इनके नंबर्स कैसे आते हैं। बट अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी, गुड मैनेजमेंट, फ्यू मैनेजमेंट चेंजेस रिसेंटली हैपेंड, तो आप एक बार देख लो, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे के लेवल प्रमोटर बाय का ही है, तो वो लेवल आप भी ऐसे भी देख ही सकते हो। मैथन अलॉय व्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सिंह साहब देखो, मैथन अलॉय केस में पहले भी मैंने वही बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहीं ज़्यादा है, बुक वैल्यू अच्छी है, बुक वैल्यू से नीचे अब तो ये काम काज कर रहा है। इनफैक्ट शायद 800 रुपये 900 रुपये जहाँ भी घूम रहा है, 1000 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू बैठती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है पीएसयूज़ में, इन्वेस्टमेंट है एनएससी के शेयरों में। पहले खरीदे 400 करोड़ के, दोबारा खरीदे फिर 300 करोड़ के, तो करीब करीब 700 करोड़ के एनएससी के शेयर हैं खाली इनके पास। प्लस बाकी पीएसयू के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें सारे ए ग्रेड के, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड ऑल, एसबीआई एंड ऑल। तो अच्छी कंपनी है, वैसे भी इन्वेस्टमेंट में है। बट अदरवाइज इस इन्वेस्टमेंट के कारोबार के अलावा अगर बाकी कारोबार के ऊपर आप नज़र डालोगे, तो इनकी जो ऑपरेटिंग बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा था लास्ट के 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में। सो वो एक बहुत फायरवर्क नहीं है वहाँ पर, बट मेटल साइकिल है, थोड़ा घूम गया तो बात अलग है। सो ये दोनों इसके साथ इसके ट्रिगर्स हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपना ट्रिगर है, और कारोबार का जो वैल्यू है वो अपना ट्रिगर है। ये दो अपने अपने वैल्यू हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आप कुछ देख रहे हो, तो मतलब जितना ही अपनी बुक वैल्यू से नीचे उतना ही अच्छी एवेन्यू के तौर पे दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन अब कितने दिन रहता है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, इक्विटी बहुत छोटी है, बुक वैल्यू है ही, और लगातार डेट फ्री कंपनी है। 700-800 करोड़ रुपए कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल भी हो रहा है, प्लस कैश भी है कंपनी के पास। सो अब तक तो सबको सही दिख रहा है, बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। सर कैन आई इन्वेस्ट इन यूनिटेक? अवॉइड सर, मतलब धंधा है नहीं, एनसीएलटी में गई हुई कंपनी है, शेयर इतना चल चुका है वैसे ही, तो अवॉइड ही करिए आप। मतलब ऐसे समझिए, कोई भी शेयर अगर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये पे खड़ा है, तो बाज़ार में हमको ही खाली नहीं दिख रहा ना, सबको दिख रहा है कि वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये क्यों खड़ा हुआ है। तो बेटर इज़ अवॉइड। मतलब आप ये कर लीजिए कि नहीं वो छोटा है, मैंने लिया यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतना पैसा बन गया, या जिसने लिया उसके पैसे बन गए, तो अब रिस्की बेट है, कहीं ना कहीं जाएगा ही घूम के। बट फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है, तो ये कब को घूम जाए, कब को नीचे आ जाए, कहने के लिए बहुत स्टोरीज बिल्ड होती हैं कि एनसीएलटी से निकल जाएगा, कोई ना कोई रियल एस्टेट प्लेयर ले लेगा, आज तो कल खरीद ही लेगा इसे। सो इस तरह की स्टोरी तो हमेशा बिल्ड रहती है इनके साथ, लेकिन पैसे के खोने की गुंजाइश भी उतनी ज़्यादा है इनमें। सो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं, नॉन मिड कैप हैं, तो आप इस बार का मतलब इनका रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए नए निवेशक हो और आपको लग रहा है कि नहीं पहला ही बेट मुझे 2 रुपये 5 रुपये का शेयर करना है, तो इससे बड़ी गलती नहीं होगी। सो अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके सर, योर व्यूज़ ऑन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। श्रीजिता जी देखिए, आज टूटा था, कुछ न्यूज़ फ्लो के बीच में पूरा अदानी समूह यहाँ से टूटा था।
लेकिन अदानी एनर्जी केस में अभी तक जो देखा गया है कि नीचे 1030 और ऊपर 1160 इस रेंज को ये फॉलो कर रहा है सो फार, और आज से नहीं पता पिछले 6 महीने शायद फॉलो कर रहा है। बीच में एक बार वो टूट के 1200 की रेंज में चला गया था, लेकिन वापस फिर वहीं आ गया उसी रेंज पे। तो 1160 ऊपर जब तक नहीं तोड़ेगा, नीचे 1030 नहीं तोड़ता, तब तक ऐसे ही चलता रहता है। इस बार ही उसके नीचे है न्यूज़ फ्लोज के बीच में, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। शुरुआत में 1000 तक गया था, बाद में घूम घाम के वही 1017 1020 के आसपास बंद हुआ है। सो ये वही रेंज के आसपास ही रहता है। 760 इज़ द बेस्ट जोन टू एक्यूमुलेट। वो क्यों है? क्योंकि वहीं पर ही GQG को शेयर अलॉट किए गए थे। सो उस जोन में आप कहीं देख सकते हो उसको, इफ़ इन केस आप अलॉटमेंट चाहो तो, मतलब कहीं एंटर करना चाहो तो। और जब तक ये रेंज का अपर एंड नहीं तोड़ता 11 और 60 का, तब तक इसमें मूव नहीं आएगा। कंपनी के नंबर लास्ट क्वार्टर के, उससे पहले क्वार्टर के ठीक है, कंसिस्टेंट नंबर है, लेकिन भाव के हिसाब से यही भाव है जिनको आपको ध्यान रखना होगा। अदानी ग्रीन के केस में 1450, क्योंकि वहाँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था प्रमोटर को और वहीं कन्वर्जन हुआ है। सो उन नंबर्स को आप ध्यान रखिए और इन लेवल्स के हिसाब से अपनी कॉल लीजिएगा। सर व्यू ऑन जी एंटरटेनमेंट, आई हैव बॉट एट 204। अब मुझे देखो, पहली प्रेफरेंस में तो आप इसमें निकलने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। इसलिए नहीं कि इसमें डील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी तो सब अपनी जगह है। सर सोनी के साथ डील होती और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट उस कंपनी से निकलती तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन सोनी के साथ डील नहीं हुई और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट अभी भी इस कंपनी में रिवाइवल के लिए काम कर रही है। सो वो रिवाइवल कहाँ होगा, कितना होगा, कैसा होगा, इज़ वेरी अनसर्टेन। सो जब तक सर्टेनिटी नहीं आती तब तक यहाँ पे कंसर्न रहेगा ही। सो उसकी प्रेफरेंस को हटाने के लिए बहुत सारे और अच्छे अच्छे नाम हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। मीडिया को भी छोड़ दो, अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनमें आप जा सकते हो। सो इंस्टेड उनको ऑप्ट कर लो रादर देन जी एंटरटेनमेंट। तो जब तक यहाँ क्लैरिटी ना आ जाए, क्लैरिटी इज़ क्रूशियल हर स्टॉक के केस में। सो क्लैरिटी जब तक नहीं है तब तक के लिए आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। नया मैनेजमेंट आ जाए, ये मैनेजमेंट बदल जाए, फिर आप जो दाम मिल जाए, 100 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी होगी आपको। SCI के शेयर पर, SCI लैंड एसेट के शेयर का लिस्ट होने पर क्या इफेक्ट होगा? मेरे पास SCI के 300 शेयर हैं, एक वीक पहले लिया है। मेरे ख्याल से आज ही इसकी नहीं, कल लिस्टिंग होनी है। कल लिस्टिंग है ना SCI शिपिंग लैंड की? शिपिंग लैंड की कल लिस्टिंग, इसने मुझे बोला था 19 मार्च को लिस्टिंग होने वाली है। SCI डी मर्जर की जो लैंड लिस्टिंग थी, मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन 99% वो कल ही लिस्टिंग होने वाली है। सो अगर मान लीजिए आपके पास शेयर अलॉटेड है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और आप डीमर्जर की X तारीख पर आपके पास वो शेयर था, तो उसका रेलेवेंस ये होगा कि आपको उस ड्यूरेशन में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लैंड शेयर भी मिल जाएंगे, जैसे BEML लैंड में मिला। अब डीमर्ज होने के बाद कारोबार आपका 2 तरह के शेयर होंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लैंड एसेट का भी। और वेल्थ तो क्रिएट हो ही गई अगर वही दाम पर, मतलब दोनों का क्या भाव पे लिस्ट होता है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो भाव आपके खरीद के भाव से ऊपर है दोनों को मिलाने के बाद, तो आपको ऑलरेडी गेन आ रहा है उसमें। और विद टाइम क्या है, ये सारी कंपनियां अपने लैंड एसेट को डीमर्ज कर रही हैं धीरे धीरे, ताकि कोर कारोबार के ऊपर फोकस करें। ये पहले NMDC ने किया था, NMDC स्टील और NMDC को अलग करके, फिर BEML ने किया, BEML लैंड और इसको अलग करके, और अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया, ताकि स्टेक सेल भी ईजी हो जाए। अगर लैंड सेल होना है तो लैंड सेल उसमें जाए, और कारोबारों को बिक्री हो तो इसमें हो। सो ये सिंप्लीफिकेशन होता है प्रोसेस का। अब अगर कोई कारोबार के अंदर ग्रोथ आई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो वो आपको SCI में दिख जाएगा। अगर लैंड कारोबार में कोई अंतर होगा तो वो लैंड कारोबार में दिख जाएगा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, रीवर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया है। सो आपके लिए अब तो लिस्टिंग के बाद समय आप दो, उस पर डिपेंड करता है किस तरह से आप इसे देखोगे। बट दोनों को मिला के अगर दाम आपकी खरीदारी के दाम से ऊपर है तो आप गेन पे आओगे। तो पहले लिस्ट होने दीजिए, फिर ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको पता चल पाएगी इसमें। व्यू ऑन HUL, सांगवान साहब देखो, HUL कंपनी में तो कोई डाउट नहीं है कभी भी, लेकिन उसकी जो चाल है वो बहुत धीरे है, क्योंकि ये सेक्टर स्लो है और HUL इज़ अमंग द फ्यू जो बहुत स्लो चलता है। ये टाइप का स्टॉक लेकर आपको शायद बहुत स्ट्रेस तो ना हो कभी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ज़्यादा गेन भी शायद ना हो, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे पैसा बनाता रहेगा। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रख के आप भूल सकते हो, पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, ये उम्मीदें हैं कि नहीं ये शेयर ले लूँ और वो यहाँ से 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए अभी कुछ ही दिनों में, तो ऐसा नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन समय लेगा। सो इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। तो उस हिसाब से आप उसको लेकर चलना। ओके जी, कुछ और। आई हैव टाटा केमिकल होल्डिंग 50 शेयर ऑफ टाटा केमिकल 225, शुड आई SIP टू ऐड मोर? टाटा केमिकल एट 225?
आपसे इतनी पुरानी खरीदारी है तो फिर तो मत ही जाओ, क्योंकि मतलब 50 शेयर है लेकिन आपका एवरेज भी बिगड़ भी जाएगा। तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही हैं यहाँ दिमाग में। लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि कंपनी अच्छी है, लेकिन आपकी एवरेज को एक खींच के ऊपर ले जाएगा। सो आप ये कर सकते हो कि हाँ थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हो ऊपर के लेवल पे, जब जब कोई फॉल मिले। अगर मान लो किसी फाइन डे टाटा केमिकल में 2%, 3%, 1% डिप मिल जाए तो आप एवरेज कर लो, थोड़ा और एवरेज करो, थोड़ा और एवरेज करो, ऐसे करके करो तो आपका एवरेज कॉस्ट तो ऊपर जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक ये इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि विद टाइम टाटा केमिकल में बहुत ज़्यादा जूस है नहीं। 1000 रुपये के आसपास ही है, मैक्सिमम 900, 950 तक आएगा, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे चला जाएगा, वैल्यू वैसी साउंड है। सो चांसेस आर वेरी लो कि इतना नीचे आए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपका एवरेज ऊपर खींच कर ले जाएगा ये। व्यू ऑन IFC एंड JP पावर। देखिए IFC में तो फंड डालने की बातचीत है गवर्नमेंट की तरफ से, वो खबर बीच में आई थी, चला भी था उसके बाद। बट अगेन इसका एक सबसे बड़ा ट्रिगर इसकी NSE का IPO है, क्योंकि NSE की बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास है। सो उसका कितना बेनिफिट इन्हें मिलता है नहीं मिलता है बात अलग है, लेकिन ये है तो मतलब उसी टाइप का शेयर जो चलता है कुछ दिनों के लिए फिर वापस फंसा के हट जाता है। सो ज़रा ध्यान संभल के काम करना है इसमें। JP पावर है कि इसमें आज ही एक मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि नंबर अच्छे थे लास्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर के, तो चीज़ें बेटर तो हो रही हैं और सही जोन में भी है। अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो कर सकता है, बट स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा 13 रुपये के आसपास। सो आप एक्यूमुलेट करना चाहो कर लो, 23-24 के आसपास थोड़ा खाली कर देना, लेकिन एक्यूमुलेशन के लिए आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 13 रुपये के आसपास रहेगा, और 13 का स्टॉप लॉस लेकर ही एंटर करना है इसके अंदर। अच्छा जी, एक और सवाल था, कैन आई कंटिन्यू SIP इन TCS हैव एवरेज 25 एट एवरेज ऑफ 3450 है तो ऊपर, लेकिन हाँ आप कर सकते हो। और कोई अगर बड़ा फॉल दिखे, जैसे आज TCS में नया हाई बना के टूटा एकदम से लास्ट आवर में, तो इस तरह के किसी फॉल का इस्तेमाल करके भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। TCS की क्वालिटी पे तो ऑब्वियसली कोई सवाल नहीं है, प्राइस पे ही सवाल है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर एक्यूमुलेट करना है बड़ी क्वान्टिटी में, मान लीजिए, तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट एक ही चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पर समझना क्या है, मतलब आपको आपका गोल क्या है, कि आप TCS की क्वांटिटी लेकर रखना चाहते हो या TCS की प्राइस को से आप कन्विंस हो। अगर आपको लगता है 3450 इज़ गुड प्राइस फॉर मी, अगर वो नीचे नहीं आएगा तो मैं नहीं लूँगा, तो मत लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे TCS के 500 शेयर चाहिए ही चाहिए, तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, फिर क्या दिक्कत है। सो दोनों तरह में आपके ही गोल पे डिपेंड करता है आप कैसे उसे लेना चाह रहे हो। बट TCS को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अब ऐसे लो आउटराइटली या SIP में लो, या फिर कोई नीचे फॉल मिल जाए तो आराम से ले सकते हो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे आ जाया था, कुछ बाजार में बस घूम रहा है कि TCS में ब्लॉक आ सकता है, ऐसा बज़ है, अभी खबर नहीं है, बज़ है। तो अगर ऐसे बज़ में कोई कभी मान लो ऐसा बज़ कंफर्म भी हो जाता है और आ भी जाता है TCS में ब्लॉक, तो फिर आप कहीं नीचे ऐड कर लेना, क्या दिक्कत है फिर तो। ओके, चलिए कुछ और सवाल जो अलग अलग जगहों से आए उनको भी एक बार शामिल कर लेता हूँ। सर प्लीज़ व्यू ऑन PVR आइनॉक्स, चोला फाइनेंस एंड कैप्री ग्लोबल। PVR आइनॉक्स तो सर सेम क्लासिक केस है जो HDFC बैंक में है, वहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, वहाँ भी मर्जर हुआ है, यहाँ भी मर्जर हुआ है। वहाँ भी मर्जर का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा रेंज में, वैसे ही यहाँ पर भी मर्जर का इम्पैक्ट है। सो ऐसे मर्जर अब जब तक चलता रहेगा, नंबर एक साइड नहीं आ जाएंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते, तब तक के लिए आप एटलीस्ट इसे होल्ड करो। रही बात चोला की, तो चोला में आप आराम से बने रह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा सर प्लीज सजेस्ट IRFC एंड जोमेटो। गौतम सर देखो, IRFC एंड जोमेटो बोथ आर हाईली पब्लिकली ओन्ड कंपनीज। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं पढ़ ही रहा था ये नंबर, तो जोमेटो के केस में 5.5% पब्लिक होल्डिंग है और 4.5% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर जो दीपेंद्र गोयल साहब हैं, उनके पास 4.5% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 5.5-6% के आसपास की होल्डिंग है। सो पब्लिक उनसे ज़्यादा होल्डिंग रखती है और बाकी फंड्स के पास है। हैविंग सेड दैट, आप फिर भी जोमेटो को होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट फॉर सम टाइम, लेकिन मोमेंटम से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। IRFC के केस में कि ये होल्डिंग करीब 18% के आसपास है जो पब्लिक की है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला है, और जब बहुत चलती है कोई चीज़ तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाता है। आपको अगर यकीन करना हो तो आप 4-5 नाम को बताता हूँ, आप खुद चेक कर लो, एक्सचेंज पे है ये इन्फॉर्मेशन, जिसमें आता सुज़लॉन, जिसमें आता IRFC, इरकॉन, आईरेडा, ये सब बहुत चले हैं, इसलिए इनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ही बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वो शेयर कूल ऑफ होंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होता जाएगा, और पब्लिक पार्टिसिपेशन जब कम हो जाएगा तो वापस उनमें स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। सो अभी के लिए तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन पेशेंस रखो, कि चला बहुत है तो इसको कूल ऑफ होना भी ज़रूरी है, और कूल ऑफ कितना होगा पता नहीं।
और अगर आपको बहुत लोअर लेवल से खरीद के रखा हुआ है और आपको कैपिटल गेन मिल रहा है इसमें, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, मुफ्त के शेयरों के साथ आप बने रहो चाहे तो। ओके सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर बातचीत हो चुकी है, लगातार गिर रहा है। सर आप होल्ड कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। HUL जैसे शेयर में डरने वाली बात नहीं होती, होल्ड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो होल्ड कर लो, सिंपल। आई हैव 20 शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस, 6,800 का एवरेज है। आई एम डन विद अलॉटेड फंड्स, शुड आई स्टिल बाय 1 और 2 एट 6300, 10 ईयर व्यू? आप कर सकते हो आंध्रा सर, क्योंकि अगर आपका फंड एलोकेशन पूरा हो चुका है तो फिर आप ज़बरदस्ती बाय क्यों कर रहे हो? 1 2, अगर आप लेना भी चाहते हो बजाज फाइनेंस को, ले सकते हो। बजाज फाइनेंस की क्वालिटी में सवाल नहीं उठेगा कोई भी, बट द गेन ऑलरेडी बजाज फाइनेंस दिखा चुका है, वो गेन की उम्मीदें मत रखना आप, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ गेन ईयर बाय ईयर बजाज फाइनेंस से कम हो रहा है। पिछले 5-1 साल से तो यही हो रहा है। सो डिस्पाइट इसमें बीच में कोविड जैसा गेन भी था, एक्सेप्शनल ईयर, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है इनको गेन। सो बेटर इज़ कि आप होल्ड करो, थोड़ा नीचे मिले ऐड भी कर सकते हो, बट ओवर एंड अबव जाके मत करना, ओवर बोर्ड होके मत जाना, किसी भी चीज़ का ओवर इज़ नॉट गुड। यूनिलीवर बात हो गई, दिग्विजय सीमेंट पे हो गई, क्रीडो दिव्यानी इंटरनेशनल 150, व्हाट टू डू? आई थिंक अभी तो होल्ड ही करो एंड नंबर्स पे नज़र रखना। आज किसी का बाय था, सिटी का बाय था आज देवयानी पर, और उन्होंने अच्छे टारगेट भी दिए इसके अपसाइड के। इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना, चीज़ें पिकअप करनी चाहिए यहाँ पर। सो अभी तो बने रहो, ज़्यादा बेटर है। एंड लाइकवाइज क्रीडो के केस में भी सर, लखन जी देखो, कोई भी नया IPO अगर आप लेते हो तो आपको एटलीस्ट 1 साल तो देना ही पड़ेगा उसको, उसके नंबर समझने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। शॉर्ट टर्म हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आराम से आप एंटर करो और लिस्टिंग गेन में निकल जाओ। और रही बात क्रीडो के, तो अभी तो 25 साल पूरे हुए थे इनके, वो रिसेंट IPO में 25 साल इनके नहीं, क्रीडो के नहीं था, वो कौन सी जीन्स कंपनी थी उसका हुआ था, मैं क्रीडो को मिस कर रहा हूँ। बट अदरवाइज़ क्रीडो के केस में एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी नई कंपनी है, कोई भी नया IPO है, जब तक उसको 1 साल नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए मत जाइए। शॉर्ट टर्म है, गेन मिला आपको निकल जाइए, लॉस मिला तो भी निकल जाइए, सीधा रूल होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए। सो इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। चले, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।